मैंने एक शो किया था जिससे ममता बनर्जी बहुत गुस्सा हो गई और उठ के चली गई थी उस शो से। पर जब आप संविधान और डेमोक्रेसी का मसला उठाती हैं, इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा इस देश गांधी में ने सबसे बड़ी हत्या लोकतंत्र की इंदिरा गांधी ने की थी। वो ये कहते हैं कि, और ये फैक्ट है कि राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा 356 का इस्तेमाल करके किसने बर्खास्त किया, बताइए? कांग्रेस की सरकारों ने। हारे हैं आप। इंडिया अलायंस हारा है, पर कोई भी जीता नहीं है। देखिए, तो मैं समझती हूं कि मोदी के लिए ये एक राजनीतिक हार हुई है। आपने कहा आजकल का मीडिया एकदम एक तरफा हो गया है, ऑपोजिशन को स्पेस नहीं देता, गोदी मीडिया, एवरीथिंग। क्या 14 से पहले का मीडिया एकदम परफेक्ट था? एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ मानक, कि हमारे अंदर शायद एक सेल्फ बिलीफ नहीं थी कि हम जीत सकते हैं। अडानी अंबानी पर इंडिया अलायंस की पार्टीज का अलग अलग स्टैंड है। मान लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी बड़ी अग्रेसिव रहती है, टीएमसी या फिर एनसीपी, शरद पवार, गौतम अडानी से मिलकर बताइए, बाकायदा एनसीपी के बारे में मैं नहीं कह सकती हूं। मोदी का अहंकार को कम किया गया है, मोदी का अहंकार को जनता ने नीचे लाया है। निष्पक्ष होना अब नामुमकिन है। हमको एक साइड चुनना होगा, एक विचारधारा चुनना होगा, एक विचारधारा के साथ हमें जुड़ना होगा। आपने ट्विटर पर लिखा मेरा एक तो 2018 का ट्वीट है, 6 साल पहले का, कि मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी, कोई टिकट नहीं लूंगी। मैंने लिखा था। तो फिर वो मन आपका क्यों बदला? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो पत्रकार राजनीति में आते हैं, जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में आते हैं, यानी कि इस समय वो जब जर्नलिज्म में थे तब अपने जॉब के साथ वो ऑनेस्ट नहीं थे। ऐसा जो उनकी विचारधारा बाद में आ रही है, मेरे साथ वो ऐसा जॉब में भी दिखाते नहीं है। ये हिंदुत्व की जो विचारधारा है, ये संविधान को खतरे में डाल रही है। पर अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनाने का मौका आया तो पीएम कौन बनेगा? बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं सारे के सारे परिवारवादी हैं ये। अब तो टीएमसी पर भी आरोप लगने लगा है। कौन सा परिवारवाद है हमारे? क्यों, अभिषेक बनर्जी कौन है बताइए? उस समय मोदी का एक बवाल चल रहा था, सब मोदी भक्त हो गए थे। तो उस समय ऐसा सिचुएशन हो गया चैनल के अंदर कि हमें छोड़ना पड़ा। ओके। क्या मोदी सरकार, एनडीए सरकार 5 साल चलेगी? क्या दीदी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल है? देश का अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता देश में आज कौन है? बेस्ट पॉलिटिकल माइंड देश में आज कौन है? चाणक्य राजनीति का। क्या कांग्रेस परिवारवादी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू सागरिका घोष का। सागरिका घोष राज्यसभा की टीएमसी से सांसद, अपने जमाने की जानी मानी टीवी एंकर, लेखक, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर और भी पता नहीं कितने सारे परिचय हैं। चाय वाला इंटरव्यू में बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच मानक, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। कैसी है सागरिका? बहुत अच्छा, वेरी वेल। सांसद बनने के बाद तो शायद चेहरे पर रौनक और बढ़ गई है आपके। एक नया इलाका है मेरे लिए, नई जिंदगी है सांसद बनके, और संसद में जा कर के किस तरह से संसद के जो नियम होते हैं, किस तरह से संसद में बात करना, लोगों से मिलना, ये मैं सीख रही हूँ। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इस स्टेज में भी बताइए, सीखने का काम चल रहा है। सीखने का काम चल रहा है एट द एज ऑफ 59। सो मैं आपकी जर्नी पे बाद में आऊंगा, जरूर। मैं स्टार्ट यहां से करता हूं। ये जो इलेक्शन के रिजल्ट अभी आए, यस, हाउ डू यू सी देम? कैसे देखती हैं आप? कैसे रिजल्ट्स हैं? हारे हैं आप। इंडिया अलायंस हारा है, पर कोई भी जीता नहीं है। देखिए मानक, जनादेश साफ है, संदेश साफ है, और ये है कि किसी पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला है, राइट? ना तो हमें मिला है, मैं नहीं कह रही हूं कि हमें मिला है, पर उनको भी नहीं मिला है, पर एनडीए को मिला है, उनको नहीं मिला है, नहीं, पर भाजपा को नहीं मिला है, भाजपा को नहीं मिला है। और जब आप चुनाव अपने नाम पर लड़ रहे थे, मोदी की गारंटी पर लड़ रहे थे, आपने नारा दिया कि 400 पार 400 पार सीट आएंगे, मोदी चारों ओर छा गए थे, मोदी के फेस, मोदी के चेहरे, मोदी के पोस्टर्स। ये चुनाव भाजपा ने मोदी के नाम पर लड़ी, भाजपा ने ये चुनाव मोदी के नाम पर ये प्रचार था। तो जब मोदी के नाम पर प्रचार करके चुनाव आप हार जाते हैं, या आप कह रहे हैं कि आपको 400 पार मिलेगा और आप 240 पे आकर रुक जाते हैं, तो मैं समझती हूं कि मोदी के लिए ये एक राजनीतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। देखिए, वाराणसी में अब हारते हारते बचे,
वहां सिर्फ आप 1 लाख के मार्जिन से आप जीते हैं वाराणसी से। अयोध्या फैजाबाद जो आपका प्रमुख शहर, जहां पर आपने राम मंदिर बनाया, जहां पर आपने प्राण प्रतिष्ठा पूजा किया, वहां पर अयोध्या फैजाबाद में आप हार गए। फिर आप बांसवाड़ा में हारे। बांसवाड़ा में आपने क्या किया? वह बांसवाड़ा में जाकर आपने भाषण दिया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप जब अगर कांग्रेस आएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, टेल ऑफ 3 सीट्स, अयोध्या, बांसवाड़ा एंड वाराणसी। अगर आप ये 3 सीट्स को देखें तो मैं समझती हूं कि राजनीतिक ये एक नरेंद्र मोदी के लिए एक राजनीतिक हार है। और मैं समझती हूं कि मोदी को हट जाना चाहिए था और भाजपा को एक नया नेता चुनने की जरूरत थी। अभी भी आप ये डिमांड अपनी आगे रखते हैं? मैं समझती हूं कि देखिए, किसी और को पीएम बनना चाहिए। पूरी तरह से हाँ, मैं समझती हूं कि किसी और को पीएम बनना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूं कि ये जो नतीजा आया है ये मोदी को रिजेक्ट करने का नतीजा है। जनादेश साफ है कि मोदी के खिलाफ ये वर्डिक्ट है। पर एनडीए प्रीपोल अलायंस है ना? प्रीपोल अलायंस है तो प्रीपोल अलायंस बना लिया है। चलो तो प्रीपोल अलायंस को 293 मिली है जी, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को कितनी मिली? 99। कांग्रेस को 99 से कितने गुना ज्यादा बीजेपी को मिली? 240। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की 3 इलेक्शन की सीट आप काउंट कर लीजिए, उससे भी ज्यादा है। पर मानक, आप 400 पार की बात कर रहे थे भाई, आप तो 400 पार की नारा लगा रहे थे। और किस तरह से इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। सारे संवैधानिक संस्थाएं उनके पास, इलेक्शन कमीशन उनके पास, मीडिया उनके पास, आपके मीडिया नहीं पर ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी के पास, पुलिस उनके पास, सारे संस्थाएं उनके पास। ये सब करके भी पूरा का पूरा संस्थाएं को अपने साथ लेकर भी आप जीत नहीं पाए। आप जाकर के 240 पे आप अटक गए। ना तो आपको 400 मिला, ना तो आपको 350 मिला, आपको 300 भी नहीं मिला, आपको 250 भी नहीं मिला, आपको अच्छा, 2400। आप लोग भी दावा कर रहे थे कि आपकी आएंगी 272, आप सरकार बनाएंगे। मेजॉरिटी आपको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मतलब मैं आपका एनालिसिस जानना चाह रहा हूं, कहां कमी रह गई कि 233 पे? देखिए मानक, ये बात ये है कि ये इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं लड़ा गया। दिस इलेक्शन वाज नॉट फॉट ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सारे जो संस्थाएं हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से, हम इलेक्शन कमीशन को क्या बतलाते हैं? हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं, एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से सत्ता पक्ष पार्टी के तरफ से बैटिंग कर रही थी, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, CRPF, प्रेस, मीडिया, सारे जो संस्थाएं, NIA, ED, IT, CBI, सब तो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जो सारे जो NIA, ये जो फेडरल एजेंसीज हैं, ये किनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? सारे विपक्ष नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और पहली बार ये हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पहले बार हुआ है कि 2 चुनाव के ठीक पहले 2 मौजूदा मुख्यमंत्री, जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। ये कभी नहीं हुआ है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, A sitting chief minister arrested before elections, ये कभी हुआ ही नहीं है। तो उसकी सिंपैथी मिलनी चाहिए थी। सिंपैथी क्यों नहीं मिली? जिस तरह से उन्होंने एजेंसीज का दुरुपयोग करके, जिस तरह से उन्होंने ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, एनआईए का दुरुपयोग करके, मीडिया को इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर दिया था इस इलेक्शन में। इसके बावजूद भी हम अच्छे नतीजे पे आए हैं। कहां कमी रह गई? कमी ये देखिए, कमी ये so far still so close still so far we are, हमारी कोई कमी नहीं थी। हमारी कोई कमी नहीं थी। हम बहुत अच्छे इलेक्शन लड़े, हम जमकर लड़े। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से मीडिया हमारे खिलाफ थी, जिस तरह से मीडिया ने हमारे खिलाफ काम किया, इसकी वजह से हम पीछे रह गए। पर बंगाल में तो अगर मीडिया स्वतंत्र होता, अगर इफ देयर वाज अ फ्री प्रेस, अगर आज़ादी से न्यूज़ दिखाए जाते, अगर मीडिया स्वतंत्र होकर न्यूज़ दिखाती, अगर मीडिया आज़ाद होकर न्यूज़ दिखाती, तो मैं कहती हूँ, आप इसे यकीन मानिए कि मोदी और भाजपा हार जाते। 240 पर एक बात बताइए,
बंगाल में आपने अच्छा परफॉर्म किया ना, बीजेपी को आपने पटखनी दी, महाराष्ट्र में आपने बीजेपी को पटखनी दी, यूपी में आपने उनके पसीने छुड़ा दिए, उनको पीछे छोड़ दिया। तो 3-4 स्टेट्स में तो इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा किया ना। और भी अच्छा कर सकते थे। तो अगर मीडिया फेयर होती, अगर एजेंसीज हमारे खिलाफ नहीं आते, अगर हमारे इलेक्शन कमीशन से की तरफ से पक्षपात नहीं होता। पर इन 3 स्टेट्स में अच्छा हुआ, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ फिर? नहीं, बाकी जगह में हमने अच्छा किया है। देखिए, दिल्ली में हमारा वो अच्छे नतीजे नहीं आए, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंसीज दौड़ा रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी के पार्टी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की का जो संगठन है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि द पार्टी वोंट बी एबल टू सर्वाइव दिस काइंड ऑफ ऑनस्लॉट। जिस तरह से बिहार में किया, वहां तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा से इलेक्शन लड़ा, पर हार गए। तो देखिए एनडीए जीता है बिहार में, तो एनडीए जीता है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत अच्छा चैलेंज दिया है। अच्छा किया है, कुछ स्टेट्स में आपने अच्छा किया, बाकी स्टेट्स में आप नहीं कर पाए। हम नहीं कर पाए, हम अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि एक बात हमें ज़रूर कहना चाहती हूँ मानक, कि हमारे अंदर शायद एक सेल्फ बिलीफ नहीं थी कि हम जीत सकते हैं। जिस तरह से हमें इंटिमिडेट किया गया कि ये 400 पार आने वाले हैं, होने ही वाले हैं, आएगा तो मोदी ही, जिस तरह से नारे लगाए गए, तो शायद एक सेल्फ बिलीफ की शायद कमी थी कि शायद वो बैकफायर भी किया, शायद हम सोच भी नहीं सकते थे उस समय। बैकफायर किया कि हम जीत सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि अब हाइंडसाइट में अगर हम देखें, मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम जीत सकते थे। हम जीत सकते थे if the media was a free media. I'm telling you, मीडिया को ब्लेम करना होगा मानक, बिकॉज मीडिया नैरेटिव जिस तरह से सेट करती है, जिस तरह से वायरल वीडियोस होते हैं, जिस तरह से मीडिया एक माहौल तैयार करती है, मैं समझती हूँ कि मीडिया अगर निष्पक्ष होके, स्वतंत्र होके, आज़ाद होके अगर मीडिया ने काम किया होता तो नतीजे दूसरे। पर सोशल मीडिया ने कुछ तो कॉम्पनसेट किया होगा उसके लिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से रवीश, ध्रुव राठी, इनका नाम लूंगी मैं, जिस तरह से इन्होंने काम किया, दैट रियली डिड हेल्प। ओके, तो मतलब ये कहना गलत होगा कि इलेक्शंस आर नॉट फॉट ऑन सोशल मीडिया? मतलब सोशल मीडिया का असर इलेक्शंस में होता है, आपको ऐसा लगता है? होता है। इलेक्शंस, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, बट सो मेनी क्वेश्चंस, जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मीडिया को करना चाहिए, जो सोशल मीडिया करता है। सोशल मीडिया करता है, पर मीडिया करता ही नहीं है। देखिए, कोविड में कितने मरे हैं, अभी तक हमारे पास एक्यूरेट फिगर्स नहीं है। लॉकडाउन में जब माइग्रेंट्स वापस घर चलने लगे, कितने मर गए उस समय, हमारे पास फिगर्स नहीं है। आपको यकीन होगा कि between ages 20 to 24, 44% यूथ आर अनएम्प्लॉयड टुडे। अनएम्प्लॉयमेंट में 80% आर यूथ। तो जिस तरह से और असमानता जिस तरह से बढ़ रही है, in today's time 70%, हमारी 70% नेशनल आमदनी, जो हमारा नेशनल वेल्थ है, इज इन द हैंड्स ऑफ जस्ट 10% ऑफ पीपल। तो असमानता बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है। मीडिया सरकार की आलोचना नहीं कर रहा है, सरकार से वाद विवाद नहीं कर रहा है, सरकार को प्रश्न नहीं पूछ रहा है। इसीलिए मोदी हैज़ गॉट अ फ्री हैंड इन द मीडिया। सो एक माहौल बनाया गया है कि आएगा मोदी ही, मोदी इज गोइंग टू कम बैक, मोदी इज द लुक एट द वे अयोध्या में जो कवर किया गया उस सेरेमनी को, प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को, जिस तरह के मोदी एक पुजारी हैं या गॉड हैं या खुद ही कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, वो भी बैकफायर कर गया। देखिए, इस इलेक्शन में अहंकार को कम किया गया है, मोदी का अहंकार को कम किया गया है, मोदी का अहंकार को जनता ने नीचे लाया है। जिन 3-4 स्टेट्स में लोकल पार्टीज ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, उनमें से किस पार्टी ने आपको लगता है सबसे अच्छा किया? जैसे बंगाल में आपने किया, यूपी में अखिलेश जी ने किया, या महाराष्ट्र में एमवीए ने किया? नहीं, हम सब ने अच्छा किया है। पिक करना मुश्किल है? पिक करना मुश्किल है। देखिए, डीएमके की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही। पर वो तो पिछली बार भी अच्छी थी। इस बार बीजेपी को नीचे लाने में 3 स्टेट्स का अहम रोल है।
बंगाल, यूपी का और महाराष्ट्र। यस, महाराष्ट्र रिजल्ट हैज बीन, और राजस्थान भी है जहां कांग्रेस ने किया। राजस्थान। सो आई थिंक कि जिस तरह से ममता बनर्जी जिस तरह से हौसले के साथ, बहादुरी के साथ चुनाव लड़ती है, दिस इज समथिंग टू बी सीन। शी इज ब्रेव, शी फाइट्स फ्रॉम द फ्रंट। और देखिए, सारा मीडिया हमारे खिलाफ थे, संदेश खाली में षड्यंत्र करके, साजिश करके, गलत अफवाहें फैला करके उन्होंने एक संदेश खाली में एक बवाल मचाया, नहीं चला। संदेश खाली की जो सीट है बशीरहाट, वहाँ हम भारी बहुमत से हम जीते हैं वहाँ। तो हमारे खिलाफ बहुत सारे अफवाहें फैलाए गए, झूठा प्रचार किया गया, साजिश की गई, षड्यंत्र किया गया। कुछ नहीं हुआ, काम नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। हम we won in spite of all that. So I think in many ways इस वर्डिक्ट से ऑपोजिशन के अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है कि हम कर सकते हैं और हम इस इनविंसिबल फोर्स को हम हरा सकते हैं, और हम अपने आप से एक सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए, एक बिलीफ होनी चाहिए कि हम जीत सकते हैं। और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है ये वर्डिक्ट। हाँ, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जीत है, मैं समझती हूँ ये लोकतंत्र। तो मतलब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? लोकतंत्र की जीत हुई है, अभी खतरे में है, खतरे में अभी तक है। मैं नहीं समझती हूँ कि लोकतंत्र का खतरा कम हुआ है, कि अभी तक लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से आप देखेंगे, लोकसभा स्पीकर को बुलडोज किया गया, उनका कैंडिडेट को बुलडोज किया गया, ओम बिरला को का जो कैंडिडेट है उसको बुलडोज किया गया। जिस तरह से अरुंधति रॉय के ऊपर यूएपीए डाला है, जिस तरह से एक फ्रेंच जर्नलिस्ट है सेबास्टियन फारसीज, उनको फोर्स किया गया, इंडिया वर्क परमिट नहीं दी गई उनको। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी वो तानाशाही, अभी भी वो अथॉरिटेरियनिज्म, अभी भी मोदी के अंदर अभी वो तानाशाही है, और देश में समझती हूँ कि अभी भी वो तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं। तानाशाही के आरोप तो आपकी नेता पर भी बहुत लगते हैं, ममता बनर्जी पर, कि वो भी अपने मनमर्जी करती हैं, उनके खिलाफ कोई विरोध नहीं कर सकता है, कार्टून बनाने वाला जेल में जाता है। कहाँ ऐसा है? वो तो बहुत पहले हुआ था 2012 में, जब उस समय एक जाने माने पत्रकार थे, सीनियर पत्रकार, दिग्गज पत्रकार, जिन्होंने कहा था कि ममता जी उस समय आप ट्रेनी चीफ मिनिस्टर थी, एंड ही हैज टोल्ड हर दिस एंड शी लाफ्ड। देखिए, 2012 में आपको याद होगा मैंने एक शो किया था जिससे ममता बनर्जी बहुत गुस्सा हो गई और उठ के चली गई थी उस शो से। I think you remember. Do you remember that show? No, I don't. Okay. Okay, this was a show I did in 2012. वो टॉक शो था, और शो में कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस आए थे और वो बहुत नाराज हो गई और वो उठ के चली गई। 2007 में मोदी भी करण थापर के शो से उठ के चले गए, राइट? आपको याद होगा, 2007 में मोदी करण थापर के शो से उठ के चले गए, 2012 में ममता बनर्जी मेरे शो से उठकर चली गई। क्या मोदी ने करण थापर को राज्यसभा सीट दिया है जिस तरह से ममता बनर्जी ने मुझे दिया है? सो हु इज अ बिगर डेमोक्रेट? और मैं आपको कहना चाहूंगी कि उस शो के बाद आफ्टर 2012 ममता बनर्जी ने लगातार मेरे से कांटेक्ट बनाया। शी केप्ट कांटेक्ट विद मी, शी टुक माय क्वेश्चंस, मेरे साथ बहुत उनका अच्छा रिश्ता रहा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड वॉकड आउट। और मोदी ने करण थापर को क्या किया है? क्या मोदी कभी करण थापर को भूल के भी राज्यसभा सीट देंगे क्या? कभी राज्यसभा सीट देंगे क्या? तो तानाशाह कौन है? लोकतंत्र को पालन करने वाला कौन है? आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि एक समय ममता बनर्जी भी आपसे नाराज हो गई थी, 2012 हुई थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? पर उसके बाद हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि उस समय ममता बनर्जी भी शी वाज इनएक्सपीरियंस, शी हैड जस्ट बिकम चीफ मिनिस्टर, और वो उस समय जैसे मैंने कहा, एक पत्रकार ने कहा था उस समय कि यू आर अ ट्रेनी चीफ मिनिस्टर, एंड शी लाफ्ड। अगर कोई मोदी को कहेगा यू आर अ ट्रेनी प्राइम मिनिस्टर, मोदी क्या हंसेंगे? तुरंत उसके ऊपर यूएपीए डाल दिया जाएगा। तो शी एक्सेप्टेड दैट, और फिर हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे एंड अच्छे बने रहे। मेरे जो सवाल थे, उसके बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किया, मैं कैंपेन ट्रेल पे गई ममता बनर्जी के साथ, मैंने वी हैड वेरी गुड रिलेशंस। तो ये कब नो प्रॉब्लम, ये फैसला कब हुआ फिर कि वो आपको राज्यसभा भेजेंगी? कब की बात है ये? तो ये एक्चुअली मुझे जब ये न्योता मिला, दिस वाज फर्स्ट इन आई थिंक समटाइम इन 2020,
उस समय 4 साल पहले? हाँ, 4 साल पहले एक बार आया था, पहले न्योता आया था, तो मैंने उस समय मना कर दिया था बिकॉज आई वॉज फुल्ली इन द न्यूज़ रूम एट दैट टाइम। आई वॉज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं न्यूज़ रूम में थी, मैं पत्रकार थी, मैं पूरी तरह से न्यूज़ रूम में थी, मैं फुल टाइम जर्नलिस्ट होकर काम कर रही थी, तो मैंने उस समय एक्चुअली मना कर दिया था। पर इस समय जब आया दिस ईयर, जब मुझे फिर से न्योता आया, तो ये टाइम मेरे लिए बिल्कुल सही था, समय सही था, और मुझे लगा कि देश जिस दिशा में जा रहा है, हम सबको लोकतंत्र के लिए लड़ना पड़ेगा, संविधान के लिए लड़ना पड़ेगा, और हमारा संवैधानिक ढांचा जो है ये खतरे में है, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं वैसे भी मीडिया में मार्जिनलाइज हो चुकी थी, जिस तरह से मैं लिखती थी, जिस तरह से मैं रिपोर्ट करती थी। आप तो जानते हैं मानक कि किस तरह से मीडिया में आजकल जो भी सरकार की आलोचना करते हैं, जो भी सरकार से सवाल पूछते हैं, जो भी सरकार से वाद विवाद करते हैं, उनको कहा जाता है कि भाई ये बहुत विवादित है, उपद्रवी है, इसको मार्जिनलाइज करो, इसको साइड में करो। तो मैं मार्जिनलाइज हो रही थी, और मैं 2 साल पहले से ही 2000 फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स मैं न्यूज़ रूम से अलग हो गई थी। मैंने न्यूज़ रूम छोड़ दिया था, मैं स्तंभ लिखती थी और बुक्स लिखती थी। कूलिंग ऑफ पीरियड था, ऐसा नहीं था कि मैं सीधा न्यूज़ रूम से राजनीति में चली गई, ऐसा नहीं था। मैंने 2 साल से पहले न्यूज़ रूम मैंने छोड़ दिया था न्यूज़ रूम, और फिर उसके बाद जब ये न्योता आया तो मुझे लगा कि समय सही है, और मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज़ बुलंद हो, और अपनी आवाज़ में अपनी आवाज़ को जागरूक करके रखूं, और विपक्ष को विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने में मैं काम करूं, और जो हमारा संविधान है, लोकतंत्र है, इसको बचाने का काम मैं समझती थी कि इसको बचाने का काम करना होगा, और निष्पक्ष होने का समय चला गया था मानक। और अभी भी मैं समझती हूँ कि निष्पक्ष होने का समय चला गया है। हमें चुनना पड़ेगा कि हम कौन से विचारधारा के साथ हैं, हमें एक ना एक विचारधारा के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या हम उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं जो संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, जो संविधान को धीरे धीरे से कमज़ोर कर रहे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, जो सांप्रदायिक नफ़रत फैला रहे हैं, क्या हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, या क्या हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि निष्पक्ष होना अब नामुमकिन है। हमको एक साइड चुनना होगा, एक विचारधारा चुनना होगा, एक विचारधारा के साथ हमें जुड़ना होगा। पर बीजेपी वाले तो मैं समझती हूँ, ये मेरी विचार है। मेरी बीजेपी वाले बहुत ट्रोल कर रहे हैं आपको। हम ट्रोल करने दो, वो तो मुझे 20 साल से ट्रोल कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये कहना है कि 6 साल पहले आपने ट्विटर पर लिखा था, मेरा एक 2018 का ट्वीट है, 6 साल पहले का, कि मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी, कोई टिकट नहीं लूंगी। मैंने लिखा था। तो फिर वो मन आपका क्यों बदला? नहीं, मेरा मन इसलिए बदला क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पानी सर के ऊपर आ गया, और देश को जिस तरह से, जिस दिशा में मोदी सरकार ले जा रही है, मुझे लगा कि मुझे अब ये निष्पक्ष होना, बैलेंस्ड होना, कि मैं डिस्टेंस रखना, ये अब नामुमकिन है। अब हमें लड़ना पड़ेगा, विपक्ष को मजबूत करना पड़ेगा, विपक्ष को बुलंद करना पड़ेगा। देखिए, अगर विपक्ष बुलंद है, अगर विपक्ष मजबूत है, तो फिर लोकतंत्र जीता है। फिर टीएमसी ही क्यों? लोकतंत्र सांस ले सकता है। सिर्फ टीएमसी ही क्यों? फिर कोई और भी पार्टी ज्वाइन कर सकती थी? टीएमसी देखिए, टीएमसी ने मुझे ऑफर किया, टीएमसी मुझे न्योता दिया, और फिर मैं बंगाल से आती हूँ, मैं बांग्लार में, और मेरे लिए एक तरह से घर वापसी है कि मैं बंगाल से आती हूँ। मैं कई पीढ़ियों में बंगाल में रहे, बंगाल में काम किए। तो ममता दीदी को कब से आप जानती हैं? नहीं, ममता दीदी एक बार तो नाराज हुई 12 में, उससे पहले से जानती होंगी आप? मैं बहुत पहले से जानती हूँ ममता दीदी को, बहुत पहले से जानती हूँ। मैं तो 1998 से जानती हूँ। अच्छा, राइट। और जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस शुरू किया। सो 2020 में पहली बार उन्होंने आपको ऑफर किया? 2020 I think for the first time। तो आपने कहा नहीं अभी मैं जर्नलिज्म में हूँ, अभी ठीक नहीं। उस समय मैं पूरी तरह से न्यूज़ रूम में थी, न्यूज़ रूम में काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि सीधा न्यूज़ रूम से सीधा राजनीति में जाना ठीक नहीं होगा।
तो फिर इसीलिए आपने कूलिंग ऑफ पीरियड लिया वो एक तरह से? नहीं, थॉट आउट चीज नहीं थी ये। अच्छा, राइट। फिर उसके बाद मैं फिर नेचुरली आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम द न्यूज़ रूम, क्योंकि न्यूज़ रूम से मेरे लिए कोई जगह नहीं थी मेरे लिए न्यूज़ रूम में। तो जिस तरह की जर्नलिज्म मैं करना चाहती थी, जिस तरह के लेख मैं लिखना चाहती थी, जिस तरह के रिपोर्ट्स में देना चाहती थी, उसके लिए जगह नहीं थी मेरे लिए न्यूज़ रूम में। तो इस बार अब जब मैं अलग हो गई, मैं 2 साल, जैसे मैंने कहा, फॉर द लास्ट 2 years में अलग हो गई न्यूज़ रूम से, और मैं लिख रही थी, मैं बुक लिख रही थी। मैंने 2 बायोग्राफीज लिखे हैं, इंदिरा गांधी के और अटल बिहारी वाजपेयी के। फिर मैंने एक और बुक लिखा है, वाई एम ए लिबरल, में उदारवादी क्यों। तो मैं अलग हो चुकी थी न्यूज़ रूम से फिर, और मैंने नहीं सोचा था कि फिर से न्योता आएगा। तो क्या दीदी का फोन आया था? हाँ ना, एक फोन आया। दीदी का आया? डेरेक ओब्रायन जी का आया। क्या बोले? तो एक्चुअली मैं उस समय शादी में थी। तो शादी का वो शोर शराबा, बैंड बाजा हो रहा था, और डायरेक्ट फोन पे थे कि जरूरी चीज है, फोन करो। फिर मैंने फोन किया, फिर द ऑफर वाज मेड, एंड मैंने एकदम से हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि समय सही है, और इस समय हम सभी को, जो नागरिक हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उन्हें इस काम में जुड़ना चाहिए। ओके। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो पत्रकार राजनीति में आते हैं, जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में आते हैं, यानी कि इस समय वो जब जर्नलिज्म में थे तब अपने जॉब के साथ वो ऑनेस्ट नहीं थे। ऐसा जो उनकी विचारधारा बाद में आ रही है, मेरे साथ वो ऐसा जॉब में भी बिल्कुल दिखाते नहीं है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने निष्पक्ष होकर के किसी भी कोई भी पक्षपात नहीं किया। मैं स्वतंत्र होके, निष्पक्ष होके, मैंने 32 years से तक मैंने जर्नलिज्म किया। आई वॉज ऑलवेज वेरी इंडिपेंडेंट, आई वॉज कम्प्लीटली ऑटोनमस। और अब देखिए, अगर मेरे शो से ममता बनर्जी उठकर चली जाती है, तो ये फिर दिखाता है कि मैं ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं बोल रही थी। इतनी नाराज हो गई थी कि वो उठकर चली गई। तो दैट शोज दैट। तो वो डिफिकल्ट होता है क्या? जैसे आपकी विचारधारा अगर पहले भी टीएमसी की तरफ ही रही या देखिए, अब मेरी विचारधारा रही, तो जब आप जर्नलिज्म मेरी विचारधारा फॉर द लास्ट 30 years हैज बीन अगेंस्ट हिंदुत्व। मैं समझती हूँ कि हिंदुत्व जो है, ये संविधान को खतरे में डाल रही, ये हिंदुत्व की जो विचारधारा है, ये संविधान को खतरे में डाल रही है। हिंदुत्व एक एंटी संविधान फोर्स है, एंटी संविधान ताकत है, एंटी लोकतंत्र ताकत है। और मैं समझती हूँ कि हिंदुत्व इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स। हिंदुत्व को रेजिस्ट करना हमारा दायित्व है, हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना हमारा दायित्व है, ये मैं समझती हूँ। और ये लगातार मेरी विचारधारा रही। तो एंटी हिंदुत्व मतलब क्या आपको लेफ्ट की तरफ माना जाए या सेंटर में? मैं लिबरल हूँ। व्हाई आई एम अ लिबरल मतलब उदारवादी गांधीयन। तो मैं ये भी कहूंगी कि कल को अगर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के साथ, किसी हालत में अगर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लिया या भाजपा के तरफ तृणमूल कांग्रेस ने ज्वाइन किया, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा तृणमूल कांग्रेस। पहले तो किया है ममता दीदी ने वाजपेयी जी के साथ। वो तो वाजपेयी का भाजपा था, वो तो वाजपेयी की बीजेपी थी। वाजपेयी की बीजेपी वाज वेरी डिफरेंट। बाबरी डेमोलिशन तो उसी टाइम हुआ था। नहीं, दैट वाज वो बीजेपी वाजपेयी और अडवाणी की बीजेपी थी। नहीं, बट ममता बनर्जी हैड लेफ्ट द NDA at that time. She was not in the NDA at that time. Then she came back to the NDA. Yes, that's what I'm saying. But the thing is कि मैं समझती हूँ कि मोदी लेड बीजेपी जो है, ये संविधान के लिए एक खतरा है। ये मोदी लेड बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व को प्रचार कर रही है, ये संविधान के लिए खतरा है। देखिए, वाजपेयी के बारे में मैं कहूँगी, वाजपेयी एक आपने भगवान नेहरू कहा ना उनको? भगवान नेहरू कहा ना उनको? भगवान नेहरू कहा था। वाजपेयी सांसद थे। ही वाज अ पार्लियामेंटेरियन प्राइम मिनिस्टर। और लगातार आरएसएस ने वाजपेयी के ऊपर आक्रमण किया। लगातार भारतीय मजदूर संघ, आरएसएस, स्वदेशी जागरण मंच, जो संघ परिवार के जो मतलब आइडियोलॉग्स थे, वो तो वाजपेयी के खिलाफ आक्रमण कर, वाजपेयी के विरुद्ध काम कर रहे थे। उनको वाजपेयी पसंद नहीं था, वो तो वाजपेयी को मानते नहीं थे। वाजपेयी वाज अ लिबरल बिकॉज वाजपेयी वाज ट्रेडिंग अ डिफरेंट पाथ। और वाजपेयी के जो पर्सनल लाइफ थे, जो पर्सनल लाइफ उनकी जो मतलब जो भी है, his personal choices, Mrs. Kaul के साथ his relationship which he never tried to hide, तो ये आरएसएस को कभी पसंद नहीं था। और जब वाजपेयी सत्ता में थे, वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय
3 संघ परिवार के व्यक्ति के.एस. सुदर्शन, भारतीय मजदूर संघ के दत्तोपंत ठेंगड़ी और अशोक सिंघल ऑफ द VHP, ये तीनों लोग वाजपेयी के तो एनिमी नंबर 1 थे। दे वर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग वाजपेयी। अब सिचुएशन बहुत अलग है, अब तो आरएसएस पूरा का पूरा सरकार के अंदर आ चुका है। पर हिंदुत्व में तो वाजपेयी जी भी बिलीव करते थे, उनकी कविताएं पढ़ी है आप? वाजपेयी जी हिंदुत्व में बिलीव करते थे, यस, वाजपेयी जी हिंदुत्व में बिलीव करते थे, पर वाजपेयी सबसे पहले मैं कहूंगी सांसद थे। वाजपेयी वॉज अ पार्लियामेंट। देखिए, वो 10 साल से सांसद नहीं थे, 20 साल से नहीं थे, 30 साल से नहीं थे, 40 साल से नहीं थे, 50 साल से वाजपेयी वॉज अ पार्लियामेंटेरियन एंड हिज लाइफ वॉज लोकेटेड इन पार्लियामेंट और ही वॉज फुल्ली फ्रॉम द पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में वो जुड़े हुए थे। तो इसीलिए वाजपेयी ने कभी ऐसा नहीं किया कि विपक्ष को खान मार्केट गैंग या लटियंस गैंग करके पुकारना, या विपक्ष के ऊपर केस करना, या विपक्ष को पता नहीं क्या क्या बोलना, अर्बन नक्सल, ये वो जिस तरह से आजकल करते हैं। वाजपेयी तो खुद ही विपक्ष के नेता रहे, खुद ही विपक्ष के नेता थे। तो वाजपेयी के लिए तो ये बिल्कुल अनथिंकेबल होता कि विपक्ष को इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। और वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव जी के बीच में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, वो बहुत अच्छे मित्र थे एक दूसरे के। और जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय वाजपेयी जी ने एक UN डेलीगेशन लेकर, ही लेड अ UN डेलीगेशन टू यूनाइटेड नेशंस। फिर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और वाजपेयी जी हर वक्त ये कहते थे कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो मुझे इलाज के लिए न्यूयॉर्क भेजा। तो उस समय का जो एक मित्रता थी, जो उनके अंदर एक कैमराडरी था, ये अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा, क्योंकि मोदी इस तरह के माय वे और द हाईवे टाइप का राजनीति करता है। ठीक है, आपने वाजपेयी जी पर किताब लिखी तो आपकी काफी रिसर्च है। इंदिरा गांधी पर आपने किताब लिखी, उस पर भी काफी रिसर्च है। पर जब आप संविधान और डेमोक्रेसी का मसला उठाती हैं, इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ी हत्या लोकतंत्र की इंदिरा गांधी ने की थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। तो आज आप संविधान का जब मुद्दा उठाते हैं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी ने चुनाव बुलाया, इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई, इंदिरा गांधी बोरी बिस्तर बांध के चली गई। शी इम्पोज्ड एन इमरजेंसी फॉर 21 months एंड शी लॉस्ट द इलेक्शन, जिसके लिए जनता ने इंदिरा गांधी को सजा दी और शी पैक्ड हर बैग्स एंड लेफ्ट। देखिए, अगर डिक्टेटर होती, अगर इंदिरा गांधी डिक्टेटर होती, कोई डिक्टेटर चुनाव बुलाता है क्या? अगर डिक्टेटर 100% डिक्टेटर होती तो फिर तो इमरजेंसी, शी वुड परपेचुअली हैव रन एन इमरजेंसी। और उस समय लोग कहते भी थे इंदिरा गांधी को, जैसे उस समय के हरियाणा के जो कांग्रेसमैन थे, या वसंत साठे, जो ये सब जो दिग्गज कांग्रेसमैन थे, वो कहते थे इंदिरा गांधी को कि छोड़िए फोड़िए चुनाव होना, छोड़िए, आप बस लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन जाइए, ये चुनाव की ज़रूरत नहीं है। बट शी डिडंट डू दैट। उन्होंने चुनाव बुलाया, चुनाव में हारी, जनता ने सजा दी, और फिर she resigned and left. 21 months she declared an emergency. धुल गए मतलब बेसिकली? नहीं, धुल गए नहीं, she was punished. कांग्रेस was punished. पर ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, ये तो 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। बड़ी हत्या तो नहीं हो सकती। ये मैं पार्लियामेंट में यही मुद्दा, इसी मुद्दा को मैंने उठाया था कि अगर आप इमरजेंसी को हेट करते हैं, अगर आप इमरजेंसी को अपोज करते हैं, 1975 की इमरजेंसी को अपोज करते हैं, तो फिर आप इमरजेंसी लागू क्यों कर रहे हैं? अगर उसको आप हेट करते हैं तो फिर उसको लागू क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर एक इमरजेंसी माइंडसेट है मोदी के अंदर। इस पर बीजेपी देखिए, वाले आप 1975 की बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो एक चीज और कहते हैं, वो ये कहते हैं, आप तो 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि, और ये फैक्ट है कि राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा 356 का इस्तेमाल करके किसने बर्खास्त किया, बताइए? कांग्रेस की सरकारों ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, उसके बाद नेहरू जी ने एक बार किया था, उसके बाद इंदिरा गांधी, और आगे कितनी बार इंदिरा गांधी ने। तो फिर आप इंदिरा गांधी को इमिटेट क्यों कर रहे हैं? अगर इंदिरा गांधी इतनी बुरी है, अगर इमरजेंसी इतना खराब था, तो फिर आप उसी को लागू क्यों कर रहे हैं? आप इंदिरा गांधी को इमिटेट क्यों कर रहे हैं? जिस चीज को आप हेट करते हैं, उस चीज को आप लागू क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में उठाया था कि देखिए, अब ये 1975 की बात है, इमरजेंसी 1975, ऑलमोस्ट 50 साल, बट वी आर नॉट इन 1975 ना, वी आर इन 2024। अब हमें देखना होगा कि लोकतंत्र अब आज कैसे चलेगा, फ्यूचर के लिए कैसे चलेगा। तो अगर हम उसको हेट करते हैं, उसको अपोज करना चाहते हैं, फिर उसको हम लागू क्यों कर रहे हैं? उसको आप लागू क्यों? कुछ लोग कहते हैं जर्नलिस्ट को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए,
आपको लगता है कि मैं समझती हूँ कि अगर जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं फिर उनको जर्नलिज्म छोड़ना पड़ेगा और कूलिंग ऑफ लेना चाहिए, कूलिंग ऑफ लेना चाहिए और वो जर्नलिस्ट बन के दे कांट बी इन पॉलिटिक्स। तो जैसे मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया है और मैंने आर्टिकल भी लिखा है कि व्हाई आई क्विट जर्नलिज्म एंड जॉइन पॉलिटिक्स। तो हाँ, मैंने आर्टिकल लिखा है। तो ज्यादा मजा आपको किस में आता था अभी तक? आपने नहीं, अभी तो मैं कहूंगी नहीं, दोनों में मजा है। चूज करने को कहा जाए तो मुश्किल होगा। जर्नलिज्म में एक अलग सा, there is a lot of I have a lot of interest in journalism. I love being a journalist and I love being in public life also. अच्छा, और जर्नलिज्म में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा फन था या प्रिंट में? नहीं, मुझे तो प्रिंट, आई एम अ एडिक्ट ऑफ प्रिंट। बस नोटपैड उठाओ, पेन उठाओ और चल पड़ो, निकल जाओ। और बहुत सारे लोग मिलते हैं, सिचुएशंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। सो आई जस्ट लव बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टिंग, राइटिंग, ट्रैवलिंग, मीटिंग पीपल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब भी नेता होकर के, मतलब पब्लिक लाइफ में नेता नहीं हूँ। देखिए, मैं कोई यहाँ करियर बनाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं करियर बनाने के लिए नहीं आई। मुझे लीडर नहीं बनना है, मुझे लीडर नहीं बनना है, मुझे करियर नहीं बनाना है। मैं पॉलिटिक्स में करियर बनाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करना है। अब ईमानदारी से एक बात बताइए, आपने कहा आजकल का मीडिया एकदम एक तरफा हो गया है, ऑपोजिशन को स्पेस नहीं देता, गोदी मीडिया, एवरीथिंग। क्या 14 से पहले का मीडिया एकदम परफेक्ट था? उस समय की बहुत सारी घटनाएं आज भी पब्लिक लाइफ में बार बार वायरल होती हैं, उनकी चर्चा होती है। बीजेपी वाले कहते हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा, वहां तो कैबिनेट के मंत्रालय कहां तय होते थे? फोन पर तय होते थे। कौन तय करता था? न्यूज रूम में बैठे लोग तय करते थे। अफवाह, ये सब अफवाह है माना कि ये नहीं होता। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं कि 14 से पहले का मीडिया भी ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं था, पर जिस तरह से मीडिया को फ्रीडम मिला था उस टाइम, अभी वो फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिकॉज वी वर फ्री टू क्रिटिसाइज मनमोहन सिंह। जिस तरह से हम मनमोहन सिंह की आलोचना करते थे, जिस तरह से हम मनमोहन सिंह को, मतलब वी वर डे एंड नाइट वी वर अटैकिंग मनमोहन सिंह। अर्नब गोस्वामी जिस तरह से मनमोहन सिंह के खिलाफ करता था, जिस तरह से हम यूपीए सरकार को दिन रात लिटरली गाली गलौज करते थे। बड़े बड़े स्कैम्स भी तो थे। स्कैम्स थे, पर अब नहीं है स्कैम्स। पर कैसे कह सकते हैं? बताइए, स्कैम बताइए। कैसे कह सकते हैं कि स्कैम्स नहीं है? व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स? 16,000 करोड़ कौन सी पार्टी की, कौन सी ज्यादा करोड़ किस पार्टी की तरफ गई है? ये पीएम केयर्स क्या है? What is the PM cares? Who are the people who are donors to PM cares? Why is the lion's share of the money only going of electoral bonds only going to BJP? What is the ये सारे एयरपोर्ट्स अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं? ये जो पर अडानी पर तो आपकी पार्टी स्टैंड ही नहीं लेती है। गौतम अडानी पर आप लोग बोलते ही नहीं है। अरे हमारे सांसद तो बिल्कुल अडानी के ऊपर बहुत बोला है। अंबानी जी की शादी में, अनंत अंबानी की शादी में जा रही है नहीं, हम पर देखिए, ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री अनंत अंबानी की शादी पे गई, पर उससे पहले उन्होंने क्या बयान दिया? उससे पहले उन्होंने, जब प्लेन में चढ़ रही थी, उन्होंने क्या बयान दिया कि अंबानी का जो न्यूज़ चैनल है ये लगातार झूठा न्यूज़ दिखाता रहता है और हमारे खिलाफ न्यूज़ दिखाता रहता है। और जिस तरह से एक वायरल वीडियो किया है, कोई किसी की मारपीट हो रही है, वो निकला कि वो औरत भी नहीं है, वो पुरुष है जिसकी मारपीट हो रही थी उस वायरल वीडियो में। 2-3 साल पुराना एक वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे, वायरल कर रहे थे, और अंबानी का चैनल ये कर रहा था। और ममता दीदी ने खुद बोला शादी से जाने से पहले। तो मैं समझती हूँ कि हम अडानी अंबानी पर इंडिया अलायंस की पार्टीज का अलग अलग स्टैंड है। मान लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी बड़ी अग्रेसिव रहती है, टीएमसी या फिर एनसीपी, शरद पवार, गौतम अडानी से मिलकर बताइए, बाकायदा एनसीपी के बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ। पार्टी, हमारी पार्टी में हमारा स्टैंड ये है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए काम करेंगे। हर इंडस्ट्री को, हर इंडस्ट्रियल हाउस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, किसी को मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, किसी की मोनोपोली। कांग्रेस पार्टी से ये कैसा खट्टा मीठा रिश्ता है ये टीएमसी का? कभी, और याद करिए वो इलेक्शन से पहले का, जब राहुल गांधी ममता बनर्जी को तानाशाही और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, ममता बनर्जी बोल रही थी ये तो बीजेपी की टीआरपी याद है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर इंडिया अलायंस में साथ भी हैं, और फिर वहां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं। नहीं, हम स्टेट में अलग हैं, जैसे केरला में है।
केरला में तो कांग्रेस एंड लेफ्ट आर मेन प्रतिद्वंदी, तो कांग्रेस एंड लेफ्ट हैं। तो वी आर नॉट विद कांग्रेस एट स्टेट लेवल, बट वी आर विद कांग्रेस एट इंडिया लेवल। इनफैक्ट इंडिया नेम तो हम ममता बनर्जी ही दिया है, तो इंडिया नेम हमने दिया है, और बंगाल में हम इंडिया अलायंस है। तो अगर इंडिया कांग्रेस इंडिया अलायंस नहीं है, बंगाल में हम इंडिया अलायंस हैं, कांग्रेस में बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम इंडिया अलायंस नहीं है। हम समझते हैं कि वो भाजपा के फ्रंट है, हम इंडिया अलायंस है। मतलब अधीर रंजन चौधरी वाली वो भाजपा के फ्रंट है। हम तृणमूल कांग्रेस इज द इंडिया अलायंस इन बंगाल। ओके, पर अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनाने का मौका आया तो पीएम कौन बनेगा फिर? आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हैं? देखिए, मेरी पर्सनल राय ये है कि मैं समझती हूँ, आई थिंक ममता बनर्जी हैज अ स्ट्रॉन्गर क्लेम टू बी प्राइम मिनिस्टर देन नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी से भी ज्यादा देन नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी भी तो आएंगे ना पिक्चर में। मैं आ रही हूँ उसमें, मैं पहले ममता बनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ कि शी इज ए 4 टाइम यूनियन मिनिस्टर, 7 टाइम सांसद, 3 टाइम चीफ मिनिस्टर। और इस माहौल में जब महिला वोट इतना महत्वपूर्ण है, सब महिला वोट के बारे में बात करते हैं कि महिला वोट आजकल इलेक्शंस डिटरमिन करते हैं, कि महिला वोटर जो चाहती है वही होता है, कि महिला वोटर तय करती है कि कौन सरकार, कैसी सरकार बनेगी। तो इस समय जब महिला वोट इतना महत्वपूर्ण है, मैं समझती हूँ कि महिला प्रधानमंत्री होना ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि आफ्टर इंदिरा गांधी ममता बनर्जी को सेकंड महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए इंडिया के। ये मेरी राय है, ये मेरी पर्सनल राय है। जिस तरह से अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया अलायंस की बात करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये कंसेंसस से, ये अगर कोई कैंडिडेट आया तो ये कंसेंसस से बनाया जाएगा। पर सबसे ज्यादा सीटें जिसके पास हैं, ज्यादा दावा तो बड़ा उसी का बनेगा। ये तो बातचीत से, ये तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। दिस इज अबव माय पे ग्रेड, बट मैं ये कहूंगी कि ये बातचीत से, विचार विमर्श से ये तय किया जाएगा। ठीक है। अब एक परिवारवाद को लेकर बार बार बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं सारे के सारे परिवारवादी हैं ये। अब तो टीएमसी पर भी आरोप लगने लगा है। कौन सा परिवारवाद है? क्यों, अभिषेक बनर्जी कौन है बताइए? अरे बीजेपी के परिवारवाद देखिए, बीजेपी के कितने परिवारवाद हैं। अभी नृपेंद्र मिश्रा के बेटे लड़ रहे थे चुनाव, अभी पंकज दोवल आ गए हैं, पता नहीं वो भी कोई थिंक टैंक चला रहे हैं जो दोवल साहब के बेटे हैं। इतने सारे नेता हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, जो सारे महाराष्ट्र के जो एनसीपी हैं, या जो वो सारे परिवारवाद हैं, जो उनके कर्नाटक में उनके साथी दल जेडीएस, देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी, वो भी परिवारवाद हैं। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी परिवारवाद के बारे में नहीं बात कर सकती है। बीजेपी को परिवारवाद करने के ऊपर बात करने का कोई हक नहीं है। पर करप्शन, वो कहते हैं वीडियो देखिए, उनका भ्रष्टाचार के नोट निकलते हैं इनके यहाँ से, भ्रष्टाचार टीएमसी के नेताओं के यहाँ से नोट निकलते हो सकता है। पर ऐसा कैसा हो सकता है? माना कि 95% केस सारे ईडी केसेस विपक्ष के नेता के ऊपर हैं, और आप वॉशिंग मशीन बन जा, इतना बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन है कि जब आपके पास चले जाएंगे आप धुल जाएंगे। दूध सी सफेदी निरमा से आए, आपको याद है ना, एक विज्ञापन होता था, दूध सी सफेदी निरमा से आए। तो ऐसे ही दूध सी सफेदी अगर आप मोदी के पास चले गए तो दूध सी सफेदी छा जाएगी आपके ऊपर। उसको देखिए, हमारे जो टीएमसी के नेता है तापस रॉय को बीजेपी ने भ्रष्ट कहा, कार्रवाई की। तापस रॉय ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, प्रत्याशी बन गए, बीजेपी के प्रत्याशी बन गए और बिल्कुल धुल गए, साफ हो गए, ठीक हो गए। पर ये हार भी गए। बंगाल में बीजेपी इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई? बहुत स्ट्रांग हो गई है। कांग्रेस और लेफ्ट एकदम खत्म हो गए भाई। बीजेपी कितना परसेंट, 35-40% वोट लेके आती है। देखिए, बीजेपी मैं समझती हूँ कि बीजेपी बंगाल में गलत तरीके से दंगे करके, सांप्रदायिक भावना फैला करके, दंगे करके, वायलेंस करके, लोगों को डरा के बीजेपी अपना वोट बनाती है। वो कहती है वहां पे हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है, मुसलमानों की पार्टी है। क्या बात करते हैं बीजेपी। आप आके दुर्गा पूजा देखिए, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा इज यूनाइटेड नेशंस हैज रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ वर्ल्ड्स लिविंग हेरिटेज। हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है, हमारे कितने जो यात्रा निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, जो
हिंदुओं को यात्रा निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। ममता बनर्जी जो हैं वो कालीघाट मंदिर से जुड़ी हुई हैं, वो कालीघाट मंदिर की भक्त है। हमने जो नए नए मंदिर बनाए हैं, हमारे जो टेराकोटा टेम्पल्स हैं, हमारे जो एक नया मंदिर भी हम बना रहे हैं, बहुत सारे मंदिर बना रहे हैं। हमारे यहाँ सांप्रदायिक भावना नहीं है। देखिए, एक चीज़ में हमारी दीदी डटी हुई है कि सबको साथ लेकर चलना है। हमारी जो विविधता है, भारत की जो विविधता है, ये हमारी ताकत है। हम ईद भी मनाएंगे, क्रिसमस भी मनाएंगे, अब दुर्गा पूजा भी मनाएंगे, पूजा भी मनाएंगे। जैसे दीदी कहती है, धर्मो जार जार उत्सव सबार। अलग अलग धर्म हैं पर उत्सव हम साथ मिलकर मनाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा दिन के दिन में दीदी ने क्या किया, ममता दीदी ने क्या किया? प्राण प्रतिष्ठा जब सेरेमनी जब अयोध्या में हो रहा था तो ममता दी ने सारे धर्म के जो अलग अलग लीडर्स हैं, कोई प्रीस्ट या मौलवी मौलाना साहब, सबको लेकर के एक मार्च निकाला था ममता बनर्जी ने कलकत्ता में, आपको याद होगा। सो शी टुक आउट अ मल्टी फेथ मार्च ऑन द डे ऑफ द प्राण प्रतिष्ठा। तो मैं समझती हूँ कि इस रिलीजियस प्लूरलिज्म पे ममता बनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम बंगाल में इसकी रक्षा करेंगे, हमारी विविधता की रक्षा करेंगे। हमारे अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग सांप्रदाय हैं, इनकी रक्षा करेंगे। और कोई भी नहीं कह सकेगा कि हम एंटी हिंदू हैं, एंटी मुस्लिम है, ये है वो है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। तो सीए एनआरसी लागू होने नहीं होगा। सीए एनआरसी बंगाल में नहीं होगा। सीए तो हो गया लागू। कहाँ हो गया? बंगाल में हम नहीं होने देंगे। धर्म के ऊपर नागरिकता नहीं डिटरमिन हो सकता है। हम नागरिकता को जब आप डिफाइन करेंगे, ये धार्मिक तौर पर, ये धर्म को लेकर के आप सिटीजनशिप को नहीं डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो खान मार्केट गैंग था, इसमें आप भी थी क्या? खान मार्केट गैंग में अब कौन है? अब देखिए, अब न्यूज आया है, आज न्यूज आया है कि सारे मोदी के मंत्री अब बंगलोज के लिए वो कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा बंगलो लेगा। वो इसके बहुत उनके अंदर लुकिंग फॉर बंगलोज। मोदी के सारे मंत्री सबको बंगलो चाहिए। अब तो खान मार्केट गैंग तो ये है। खान मार्केट गैंग तो मोदी भाजपा एज अ खान मार्केट गैंग, वो लटियंस लैंड है, वो लटियंस गैंग है। वो कहते हैं कि वो खान मार्केट गैंग एक इकोसिस्टम ऐसा है ये, और एक वो क्या कहते हैं, एक और खुद ही खान मार्केट जाएंगे शॉपिंग के लिए। सब खान मार्केट चले जाएंगे शॉपिंग के लिए। मोदी जी, नड्डा जी। अब मैंने एक बार देखा था राम माधव जी को अपने साथियों के साथ खान मार्केट में। सो आई वाज देयर एट द टाइम एंड आई सेड वेलकम टू खान मार्केट। राजदीप का क्या रिएक्शन था जब आपको पहली बार आपने एक्सेप्ट किया, ये ऑफर आया और आपने? ही वाज सपोर्टिव। देखिए, हमारी विचार अलग अलग हैं। राजदीप ऐसा तो नहीं है कि विचार अलग है आपके। बीजेपी वाले तो दोनों को एक जोड़ के मानते हैं, ट्रोलिंग दोनों की एक साथ होती है। Ideologically, we may be broadly on the same page, but हमारी विचार, देखिए, राजदीप पत्रकार हैं और ये तो बहुत पुरानी सोच हो गई ना कि अगर पत्नी एक तरफ सोचती है तो पति भी उसी तरह की सोच रखते हैं। ऐसा नहीं है। उनके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग है, और पर दोनों निशाने पर रहते हैं बीजेपी के और उनके सपोर्टर्स के। पर ये जो मैंने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय शायद राजीव नहीं लेता। राजदीप अभी भी पत्रकार है, ही इज़ अ ट्रू जर्नलिस्ट, एंड अब उनके काम से उनको जज कर सकते हैं। वो ऐसे ही सवाल करते हैं जो तृणमूल से सवाल करते हैं, कांग्रेस से सवाल करते हैं, भाजपा से सवाल करते हैं। तो हमारी विचार थोड़े अलग है, मेरी विचार अलग है, उनकी अलग है। तो मैंने अपने, देखिए, ये तो हक बनता है ना कि आजाद होकर के निर्णय ले सकते हैं। Absolutely. तो आपने डिस्कस किया था? मैंने डिस्कस किया था। So he was supportive. He was supportive, but the decision was mine. नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। I don't think he would have taken the decision. I took it. नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पॉलिटिक्स में आने के बाद राजदीप की ट्रोलिंग ज्यादा होने लगी। ज्यादा हो गई बेचारा। हाँ। वो इसलिए कि आप कैसा जर्नलिज्म करते हैं। आपके घर में तो एक टीएमसी की सांसद है। Yes. देखिए, इस पे मैं कहूँगी कि जज राजदीप बाय हिज वर्क पे जज कीजिए। किस तरह से वो प्रोग्राम करते हैं, किस तरह से वो सवाल पूछते हैं, जैसे मैंने कहा उसी तरह से सवाल पूछते हैं। तृणमूल से भी वो बहुत कड़े सवाल पूछते हैं, कांग्रेस से सवाल करते हैं, भाजपा से सवाल करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर राजदीप पे शक है तो राजदीप का वर्क को जज कीजिए। ओके। आपकी मुलाकात कहाँ कैसे हुई थी? याद है आपको? पुराने कुछ दिन शेयर करना चाहते हैं? हम ऑक्सफोर्ड में थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन यूके। तो उस समय मैं एक ही क्लास में थे हम दोनों।
राजदीप वॉज इन लॉ, मैं हिस्ट्री में थी, और हम मतलब क्लासेस एक साथ होते थे हमारे, और उस समय राजदीप बड़ा क्रिकेट का शौकीन था। उनके तो फादर दिलीप सरदेसाई। यस, ही वाज इनटू स्पोर्ट्स। मैं ज़्यादा पढ़ाई में थी। आई वाज वेरी स्टूडियस। तो वी मेट एट दैट टाइम इन ऑक्सफोर्ड। वाज इट लव एट फर्स्ट साइट? नो। फिर हम लोग वहाँ वी वर इन द सेम फ्रेंड सर्कल में, एक फ्रेंड सर्कल था हमारा, फिर हम लोग दोनों वापस आए। तो फिर एक्चुअली ऐसा हुआ कि वी केम बैक एंड ही जॉइंड टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड आई केम बैक एंड आई आल्सो जॉइंड टाइम्स ऑफ इंडिया। कोइंसिडेंस था वो? कोइंसिडेंस था। सोच समझ के नहीं किया था? नहीं, सोच समझ के नहीं। तो फिर वी जॉइंड टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड देन तो उस समय राजदीप वाज इन टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे एंड आई वाज इन टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। और उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे एंड दिल्ली के बीच में देयर वाज नो मोबाइल फोन इन दोज डेज ना, वो एक फोन होता था, लैंडलाइन, हॉटलाइन कहते थे उसको। तो जब भी, तो कभी कभी राजदीप जब फोन करता था इन द न्यूज रूम, एवरीबडी से देखो हॉटलाइन बज रहा है। कौन से साल की बात है ये? This was 1992. Okay. मैं वापस आई 1991. I joined Times of India in 1991. हमारी शादी हुई 1994. Okay. Yeah. Right. So from 1992 to 1994 we were. अच्छा, you were born in Bengal? No, I was born in Delhi. Delhi. सारी पढ़ाई आपकी दिल्ली में हुई है? नहीं, मैं I was born in Delhi, but पिताजी बंगाल कार्डर के IAS ऑफिसर थे। Yes. तो बाबा बंगाल में पोस्टेड थे, और नॉर्थ बंगाल में पोस्टिंग्स थी बाबा के, जैसे जलपाईगुड़ी में, कूच बिहार में, दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में। तो मैं इन जगह में आई, ग्रो अप देयर, घूमना रहता था। तो फिर हम लोग कलकत्ता आए, और कलकत्ता में मैंने स्कूलिंग किया, लोरेटो हाउस स्कूल 1978 तक। वो तो आप तो थे ही नहीं उस समय। तो देन आई केम टू दिल्ली, और दिल्ली में सेंट स्टीफेंस, yes, St. Stephen's. वहाँ से आपने हिस्ट्री ऑनर्स, yes. Then Oxford? Then Oxford, I got the Rhodes Scholarship. Right. I went to Oxford, and Oxford में मैंने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस। राजदीप लॉ पढ़ रहा था उस समय, और उसके बाद फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं आकर के मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। फिर उसके बाद आउटलुक मैगजीन, आउटलुक मैगजीन विद विनोद मेहता। ही वाज आई हैड द बेस्ट बॉसेस, दिलीप पटगांवकर इन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड विनोद मेहता इन आउटलुक। दे वर वेरी वंडरफुल बॉसेस। उसके बाद फिर आउटलुक के बाद इंडियन एक्सप्रेस विद शेखर गुप्ता, एंड देन CNN IBN शुरू हुआ था आई थिंक 2005। यस, 2005. So 2005 to 2014 I was in CNN IBN, जो राजदीप और मैं और राजदीप के जो पार्टनर्स थे उसमें मिलके चला रहे थे। जी। और उस टाइम काफी अच्छा चल भी रहा था। नहीं, CNN IBN बहुत अच्छा चला। CNN IBN तो बहुत अच्छा किया, इट वॉज अ वेरी गुड चैनल। और जब हमने शुरू किया था तो सब कहने लगे कि भाई एक और चैनल से क्या होगा, इतने बड़े बड़े इंग्लिश चैनल्स ऑलरेडी हैं, चल रहे हैं, तो ऐसा एक और चैनल से क्या मिलेगा, कोई नहीं देखेगा, आपका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पर हमने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। हमारे बहुत सारे एंकर्स थे जो बहुत बड़े बड़े नाम बन गए, दे बिकेम वेरी फेमस, सो वी क्रिएटेड अ वेरी सक्सेसफुल। तो फिर आपने छोड़ क्यों दिया CNN IBN? If you want to share it, otherwise it's okay. Things happened in 2014, जो जैसे उस समय, देखिए उस समय 2014 में जब मोदी चुनाव में जीत के आए, तो उस समय एक जो हमारे जो प्रमोटर्स थे, हमारे जो बैक इन्वेस्टर्स थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि कोई स्वतंत्र जर्नलिस्ट या पत्रकार जिन्होंने गुजरात राइट्स को कवर किया है, जो मोदी की आलोचना करते हैं, जो मोदी को सवाल पूछते हैं। उस समय मोदी का एक बवाल चल रहा था, सब मोदी भक्त हो गए थे। तो उस समय ऐसा सिचुएशन हो गया चैनल के अंदर कि हमें छोड़ना पड़ा। ओके सागरिका, अब मेरा रैपिड फायर राउंड। श्योर। और मैं आपको बता दूं पहले ही, वार्निंग, यस, स्टैट्यूटरी वार्निंग। यस, बड़े बड़े नेता इससे डरते हैं। ओह गॉड, आई एम श्योर। सो इसमें छोटे छोटे सवाल होंगे, ठीक है, और छोटे छोटे जवाब देने हैं आप। ठीक है, वन वर्ड और वन सेंटेंस। ओके ओके, ऑलराइट। सागरिका घोष, रैपिड फायर राउंड। मेरा पहला सवाल, यस, क्या देश का संविधान खतरे में है? क्या मोदी सरकार, NDA सरकार 5 साल चलेगी? नो।
क्या दीदी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? बन सकती है, यस। ओके, बनेंगी कि नहीं मैं नहीं जानती हूं, पर बन सकती है। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं? है। देश का अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? जवाहरलाल नेहरू। देश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है? अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? आई डोंट नो। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। विदाउट डाउट? No, without doubt. Okay. She's the country's only woman chief minister. देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। Okay. सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता देश में आज कौन है? नेहरू जी और वाजपेयी जी, दोनों। और आज की अगर जनरेशन में पूछे? आज की जनरेशन में मैं समझती हूँ, आज की जनरेशन में आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे भाषण देने वाले हैं। केजरीवाल जी अच्छा बोलते हैं। केजरीवाल जी अच्छा बोलते हैं, संजय सिंह अच्छे बोलते हैं। ओके। बेस्ट पॉलिटिकल माइंड देश में आज कौन है चाणक्य राजनीति का? बेस्ट पॉलिटिकल माइंड, आई थिंक शरद पवार जी। शरद पवार। सबसे ज्यादा लिबरल लीडर इस देश का अब तक का कौन रहा है? मोस्ट लिबरल लीडर। मोस्ट लिबरल लीडर महात्मा गांधी, फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन लिबरलिज्म। ओके। और मोस्ट डिवाइसिव लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी, विदाउट क्वेश्चन। उससे तो मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई झिझक नहीं है। लोकसभा कभी जाना चाहेंगी सागरिका, या राज्यसभा में ही खुश है? नहीं, मैं राज्यसभा में खुश हूँ। चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है? कभी मौका आया तो? कहा अगर मौका आया तो मैं कोशिश करूंगी, पर मैं जैसे मैंने कहा, मैं पॉलिटिक्स में लीडर बनने के लिए नहीं आई हूँ। ओके। देश का बेस्ट क्रिकेटर आप किसे मानते हैं? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि राजदीप के पिताजी दिलीप सरदेसाई देश के क्रिकेटर रहे। घर में क्रिकेट था। घर में क्रिकेट था। आपका इंटरेस्ट होगा? आई थिंक द बेस्ट क्रिकेटर सो फार, जो लेजेंड हैं, जो मैं अभी भी मानती हूँ लेजेंड है, आई थिंक आई वुड से सुनील गावस्कर। गावस्कर, ओके। देश का बेस्ट टेलीविजन एंकर किसे मानते हैं? राजदीप सरदेसाई, नो डाउट। नो डाउट? नो डाउट। बेस्ट जर्नलिस्ट? बेस्ट जर्नलिस्ट, many, I would say, I think Shekhar Gupta, then many journalists, George Verghese, सब देख रहे होंगे। yes, George Verghese, Arun Shourie, okay. विनोद मेहता, दिलीप पटगांवकर, बहुत। ओके। और बेस्ट जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन? बेस्ट जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन, बेस्ट जर्नलिस्ट अरुण शूरी। ओके। वो भी तो थे जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन। एल.के. अडवाणी भी जर्नलिस्ट हैं। एल.के. अडवाणी भी अपने प्रोफेशन में जर्नलिस्ट लिखते हैं। क्या मोदी तानाशाही है? बहुत बड़ा तानाशाह है मोदी। क्या ममता बनर्जी तानाशाही है? बिल्कुल नहीं। क्या कांग्रेस परिवारवादी है? हर पार्टी परिवारवाद, हर पार्टी में परिवारवाद थोड़ा थोड़ा है। टीएमसी परिवारवादी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत तो है। अभिषेक बनर्जी क्या है बताइए? अभिषेक बनर्जी को देखिए, अभिषेक बनर्जी टोटली ग्रास रूट लेवल लीडर हैं। ओके। क्या टीएमसी मुस्लिम पार्टी है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी हिंदू पार्टी है? बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, जो हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करके सत्ता छीनना चाहती है। आरएसएस के बारे में क्या सोचती हैं? आरएसएस गैर संवैधानिक ताकत है। आरएसएस को अपने काम पे, जो कल्चरल काम है, जो सांस्कृतिक काम है, उसमें लगना चाहिए। आरएसएस को राजनीति में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। मोदी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मोदी को मैं डिस्क्राइब करूंगी इंडियन हिटलर। ओह, ओके। अब मैं कुछ नाम लूंगा, तो जो पहला शब्द या पहला सेंटेंस आपके जहन में आता है वो आपको बोलना है। ठीक है। नरेंद्र मोदी। हिटलर। अमित शाह। तानाशाह। योगी आदित्यनाथ। पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए उनको। योगी जी को नहीं, मैं समझती हूँ जो धार्मिक फिगर हैं, अच्छा, जो धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी मैं समझती हूँ बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर बन गए हैं। जनता से जुड़े हुए हैं और लोगों की समस्या से जुड़े हुए हैं, लोगों के पास जाते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी का इमेज टर्निंग पॉइंट है। राहुल गांधी का इमेज ट्रांसफॉर्म हो चुका है। प्रियंका गांधी बहुत अच्छी लीडर है। सोनिया गांधी शांत और बहुत ही डिग्निफाइड लीडर है और सबको साथ लेकर चलती है। नीतीश कुमार। पलटू कुमार। सीरियसली? अब दोबारा वापस आपके साथ आ गए तब तो फिर भी हम पलटू कुमार का कहेंगे उनको। तब नहीं कह पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू।
सीरियस लीडर, पर गलत पार्टी में है, गलत पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप अपील करेंगे? मैं नहीं समझती हूँ कि चंद्रबाबू नायडू ने एक बार मोदी को टेररिस्ट भी कहा था, बोला था। आप इन दोनों से अपील करेंगी कि आ जाएं इधर? मैं अपील करूंगी कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, सही होश में आओ, सही पार्टियों के साथ आ जाओ। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी साहसी, अभिषेक बनर्जी बहादुर, अभिषेक बनर्जी जमीन से जुड़े हुए, बहुत ही सोचने वाले, आगे के सोचने वाले नेता। अखिलेश यादव? पॉलिटिकल एनिमल, बहुत पॉलिटिकल सेंस है उनका। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल मैं समझती हूँ कि फ्यूचर का लीडर है। फ्यूचर में अरविंद केजरीवाल बहुत आगे जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर? हो सकता है। लगता है आपको पोटेंशियल है? मैं समझती हूँ कि एक मैंने आर्टिकल लिखा था कि 2029 के जो इलेक्शन है, शायद इसमें इट विल बी अ कॉन्टेस्ट बिटवीन योगी एंड अरविंद। योगी वर्सेस अरविंद हो सकता है। अच्छा, 29 तक यानी मोदी और अमित शाह आपको लगता है इधर से नहीं रहेंगे, पीछे हट जाएंगे? शायद योगी आएंगे, और अगर अरविंद केजरीवाल को, अगर इफ दे लेट हिम फंक्शन एज अ पॉलिटिशियन, आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। तो उधर से राहुल गांधी, ममता बनर्जी भी आने देंगे उनको, केजरीवाल को आगे? आप लोग आने देंगे? क्यों नहीं, हम विचार विमर्श करेंगे, और हमारे अंदर से बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, आएंगे। ओके। और वैसे भी ममता दीदी और केजरीवाल के तो संबंध भी काफी अच्छे हैं। नहीं, बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है आपने, इस पर सोचना पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा? बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मिथुन चक्रवर्ती? मिथुन चक्रवर्ती, इनके बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं है, अच्छे एक्टर है। बंगाल में बीजेपी? हाँ, बंगाल में बीजेपी है, इतना कैंपेन किया, अच्छे एक्टर है वो। आप सीरियसली नहीं लेते उनको पॉलिटिशियन की तरह? ज्यादा नहीं। अधीर रंजन चौधरी? अधीर रंजन चौधरी, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ममता दीदी के बारे में बात की, जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया ममता दीदी के बारे में, ये बहुत गलत था। ओके। राजदीप सरदेसाई? बेस्ट जर्नलिस्ट आई नो। अब ट्रोलिंग से कैसे डील करती हैं? वैसे जहन में आया मेरे, खूब ट्रोलिंग। देखिए, ट्रोलिंग होता रहता है, मैंने 20 साल से ट्रोल करते जा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैं ब्लॉक करती रहती हूँ और म्यूट करती रहती हूँ। पढ़ते हैं? लेकिन मैं पढ़ती हूँ, पर मैं म्यूट करती हूँ। तो कभी आपस में बात करते हैं? एक है जो पता नहीं क्या क्या निकालते रहते हैं, ये वो, मैं तो इग्नोर करती हूँ। तो कभी आपस में बात नहीं करते, यार ये क्या है, हमारे पीछे लोग क्यों पड़े रहते हैं? एक बार मेरे साथ हुआ था कि एक एयरपोर्ट में एक बंदा आकर बोला कि मैम, मैं आपको ट्रोल करता हूं, पर मेरे साथ एक सेल्फी दे दो। तो सेल्फी भी लेंगे, ट्रोलिंग भी करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, आप और राजदीप कभी डिस्कस नहीं करते कि हमारे पीछे ये लोग क्यों पड़े रहते हैं, या इनसे कैसे डील करें? डिस्कस करते हैं, माना कि, और ये एक्चुअली ये डील करना आसान नहीं है। ये कभी कभी बहुत लगता है कि क्यों ऐसे हो रहा है, और किस तरह से ये जो जिस तरह से हमारे ऊपर एक आक्रमण होता है, तो ये डील करना आसान नहीं है। पर अब मैं एक्चुअली यूज्ड टू हो गई हूँ, अब आदत हो गई है, अब फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके। आपने लिखा था व्हाई आई एम अ लिबरल। यस, मैं उदारवादी क्यों हूँ। उदारवादी क्यों? उसका हिंदी अनुवाद अभी आने वाला है। तो आप अपने आप को उदारवादी समझती हूँ, लिबरल। और अब क्या कहती हैं अपने आप को, आप क्या समझती हैं? लिबरल नेता, लिबरल एक्स जर्नलिस्ट और राइटर? ज्यादा अंदर से क्या फील होता है? लिबरल सिटीजन, नेता वाला फील नहीं आता? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं कहाँ से नेता हूँ? मैं तो मैं बस विपक्ष, जैसे मैंने कहा, मैं विपक्ष की आवाज बुलंद कर रही हूँ। ओके सागरिका, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। थैंक यू सो मच फॉर चाय वाला इंटरव्यू। दैट वाज लवली। थैंक यू सो मच।